भाई बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं समझना चाहूंगा ताजिम भाई स्टेटमेंट का मतलब कि इंडियन लेकिन कंडीशन अप्लाई, जैसे प्रोडक्ट्स में नीचे लिखा होता है ना कुछ कंडीशन अप्लाई, कि 370 है तो इंडियन है, 370 नहीं है तो इंडियन, ये कैसे चलेगा सर? अगर आप समझा पाए ताजिम भाई बयान का मतलब मुझको। सर अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट। हाँ एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर। जी। जी समझा दीजिए ताजिम बहुत भाई। बहुत शुक्रिया अमन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया अमन जी। देखिए, अगर आप चीजों को सिर्फ किसी एक ही आईने से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको आईना वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। आपको इस चीज को मानना है कि आज आप पंडित नेहरू जी को कोस रहे हैं, जो एक कुछ लोग, और ये कहने की कोशिश करते हैं कि पंडित नेहरू जी की गलतियां थी। मैं तो पहले ये कह दूं कि वो जब छोटा बच्चा है जिसको माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा माँ बाप को कोसना शुरू कर देता है कि इस माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वैसी ही हालत आज मैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की देख रहा हूँ। अगर आज पंडित नेहरू ना होते, अगर आज शेख अब्दुल्ला साहब ना होते, तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कभी ना होता। आज आप लोगों को और हम लोगों को डल लेक घूमने के लिए पासपोर्ट लेके जाना पड़ता। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पंडित नेहरू जी की जो है, वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर को मिलाना है। अब वो किन सूरत हाल में हुआ, कैसे हुआ? महाराजा हरि सिंह थे उस वक्त मेहरचंद महाजन जो थे वो प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब यहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को की वायलेशन पाकिस्तान ने की तो उसमें उन्होंने कबायलियों का हमला हुआ। उस हमले के दौरान जिस तरह से कश्मीर के कश्मीरी ने, जिसमें मकबूल शेरवानी रहे हों या कोई भी लोग रहे हों, उन लोगों ने इस जो हमला किया गया कश्मीर के ऊपर, उसका जोर शोर से मुकाबला करने की कोशिश की और किया। लेकिन उसके साथ साथ महाराजा हरि सिंह ने पंडित नेहरू जी से बात की और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उसके गवर्नर जनरल, उनके साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके बाद यहाँ पे फोर्सेज उतारी गई और फोर्सेज ने आके, अगर आज आप किसी भी तरह का सवालिया निशान पंडित नेहरू जी की कैपेबिलिटी के ऊपर लगाते हैं तो वो निशान हिंदुस्तान की उस फौज के ऊपर भी आप लगाते हैं जो फौज जम्मू कश्मीर में उतर के जिसने कबायलियों को यहाँ से खदेड़ा और जम्मू कश्मीर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस तरह से आज एक नैरेटिव उल्टा सेट करने की कोशिश की जाती है और हिस्ट्री को वॉश आउट करने की कोशिश की जाती है, वो एक बड़ी ही बदकिस्मत है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आप, और जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, महाराजा हरि सिंह ने किया, ये हमने नहीं किया, कि महाराजा हरि सिंह जी ने किया। और महाराजा हरि सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, इट वाज कंडीशनल। इट वाज अ कंडीशन विद थ्री: डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आई 1951 में, गालबन नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जब जम्मू, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान का जब आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उसमें जम्मू कश्मीर से भी शेख साहब, मोतीलाल वगैरह और दो लोग और जो थे, जिन लोगों ने वहां सिग्नेटरी हैं उस वक्त हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उनके पास ये डिस्टिंक्शन भी हासिल है कि वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन फ्रेम करने के लिए 1951 में जब यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जब यहाँ का आइन बना, वो वहां पे भी जब यहाँ का आइन बना गया, उस आइन में सबसे पहले जो लफ्ज ऐड किया गया वो ये किया गया कि जम्मू कश्मीर शैल रिमेन द पार्ट ऑफ इंडिया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसको कोई भी कभी भी कोई चीज, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त पंडित नेहरू जी की। और उस वक्त उनका ये कहना, आज उनको आप ये कहने शुरू करें, और मुझे ये फख्र है कि मैं उस फैमिली से आता हूं जिन्होंने उस सेक्शन को रेटिफाई करने में, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका ताजिम भाई, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैं एक सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। एक सीधा सवाल, क्या जुलाई 1947 में, आजादी से एक महीना पहले, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, सोच का जवाब दीजिएगा, क्या जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था और उस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था? क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? यहाँ पे मैं, अमन जी, आप बातों को देखें, हिस्ट्री को आप जिस तरह से देखें, हम ये कहें कि आप हिस्ट्री को, एक आदमी को आप बैठा दें, उसको कहें आप इसके प्रो बोलिए, दूसरे को
नहीं हिस्ट्री ना मैं बदल सकता हूं ना आप मुझे कह दीजिए। ताजिम भाई एक एक करके, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई मैं आ रहा हूं, एक मिनट, ताजिम भाई एक एक करके बोलेंगे, हो सकता है दर्शक समझ पाए। एक मिनट ताजिम भाई, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी भी एक सवाल बस, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, आप कह दीजिए अमन चोपड़ा का फैक्ट गलत है। क्या जुलाई 1947 में आजादी से एक महीना पहले महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय का प्रस्ताव नेहरू को दिया था और नेहरू ने वो ठुकरा दिया था, हां या ना? मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले उसकी गहराई में तो जाइए, पहले बात क्या थी, यानी कि दिया था, क्या थी, सिचुएशन यानी कि दिया था, मैंने कहा यानी कि दिया था, उससे पहले वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुके थे दोनों, इंडिया और पाकिस्तान के साथ। यानी कि सर बस वही मेरा सवाल था और कुछ नहीं था। नहीं सर नहीं, अब आप समझ गए ताजिम भाई, सुधांशु त्रिवेदी, बस मेरा एक यही सवाल था, ये मर्म है मेरे सवाल का कि ये मेरे मन में महाराजा हरि सिंह ने दो बार प्रस्ताव दिया कश्मीर विलय का, दो बार ठुकराया गया। किरण रिजिजू कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में, शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाने के चक्कर में। अच्छा नहीं ठुकराया गया, सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दे सर, आपने 4 मिनट बोला है, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ताजिमदार हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं नेहरू की वजह से तो कश्मीर भारत में है, और आप लोग कहते हैं नेहरू की वजह से पीओके है। अब मैं अमन जी, जो आपने सवाल पूछा कि नेहरू जी ने वो प्रस्ताव क्यों ठुकराया था, मैं उसका उत्तर देता हूं। मौलाना आजाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946-47 में, जिस समय देश का पार्टीशन और स्वतंत्रता हुई, और जो कांग्रेस के आखिरी मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी कह दूं चूंकि इधर बहुत मुद्दा बनाया जाता है, उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में यह लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे 1946-47 में, तो शेख अब्दुल्ला ने को गिरफ्तार कर लिया था महाराजा हरि सिंह ने। नेहरू जी बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि एक फैक्ट जान रखिए, नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की बागडोर नेहरू जी के हाथ में आ गई थी। उसके लिए पर्सनली गए दबाव बनाने श्रीनगर पे, जिससे महाराजा हरि सिंह चिढ़ गए थे। यह किसने लिखा है? मौलाना आजाद ने। और उन्होंने लिखा कि हम लोगों को भी यह बात बुरी लगी और मैंने यह समझाने का प्रयास किया नेहरू को कि यह समय बुरा मानने का नहीं है, बल्कि कश्मीर के मामले को सॉर्ट आउट करने का है। अब दूसरा आपको उदाहरण देता हूं, उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाद में नेहरू जी की सरकार के मंत्री रहे वीएन गाडगिल, उन्होंने अपनी किताब द गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करने के लिए तैयार थे, परंतु नेहरू जी उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। यह कौन कह रहा है? नेहरू का मंत्री। अब तीसरा आपको उदाहरण बता दें, आपने मेहरचंद महाजन जी का नाम लिया, जो उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो विलय का पेपर लेकर आ गए। 2 दिन तक नेहरू जी निर्णय नहीं किए, क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए, उसके बाद ही वो विलय पे साइन करेंगे। और जब मेहरचंद महाजन जी ने कहा कि श्रीनगर पे कबायलियों का कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने लिखा कि नेहरू कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, कब्जा हो जाएगा फिर भी छुड़वा लेंगे। तो महाजन ने कहा कि वो जो तबाही होगी उसकी भरपाई कैसे होगी। उसके बाद महाजन ये कहते हुए उठने लगे कि अगर आप तुरंत सेना भेजने को तैयार नहीं है तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं कि यदि वो श्रीनगर में फंसे हुए हिंदुओं को सेफ पैसेज दे सके तो सरदार पटेल ने बकौल महाजन जी बगैर नेहरू जी की तरफ देखे कहा कि आप पहुंचिए और हम सेना भेज रहे हैं। अब मैंने मौलाना आजाद को कोट कर दिया, नेहरू जी के मंत्री को कोट कर दिया, और उस समय के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, जो भारत में बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उनको कोट कर दिया। अब इसमें और एक फैक्ट ये कह देता हूं, जो कोई भी व्यक्ति कोट अनकोट सब छोड़िए, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नेहरू ने अपने पास क्यों रखा? यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस बना ही 24 अक्टूबर 45 को था। सन 47 तक जरा मुझे रिसर्च करके बताइएगा कितने मुद्दे गए थे यूनाइटेड नेशंस में। कोई मान्यता नहीं थी यूएन की 47 तक, उसे कोई मानता नहीं था, ना चाइना मान रहा था, ना सोवियत ब्लॉक मान रहा था। हम खाम में चल दिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और एक और उदाहरण बता दीजिएगा, कभी ऐसा उदाहरण जब बड़ा मुल्क और जिसकी फौज जीत रही हो यूएन में गया हो।
हम ही ने यह महान काम करके दिखाया। इसलिए अगर कॉमन सेंस यानी सहज बुद्धि से देखें अथवा उस जमाने के रेफरेंसेस से देखें तो दूध का दूध पानी का पानी